मीट में, जिसमें हम लास्ट कुछ वर्षों में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक्टिविटी करी है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आपको पता है कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कुछ जोग्राफिकल रीजनों से भी ये डिज़ास्टर के लिए काफ़ी इसकी प्रोपेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। खासकर अगर हम लोग अर्बन फ्लडिंग की बात करें, जैसे आप सभी को पता है कि जो अगरतला टाउन है ये एक कटोरी की तरह है, सॉसर शेप है, तो इसलिए जब भी बहुत तेज वर्षा होती है तो यहाँ से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको पंप करके आसपास के नालों या नदियों में दिया जाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम लोग डिज़ास्टर फेस करते हैं, ये साइक्लोनिक डिज़ास्टर होता है, जो काल बैसाखी की वजह से अप्रैल और मई के मास में ज़्यादा आता है। तो इस बशर भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा ना बारिश हुई ना इस तरह की साइक्लोनिक एक्टिविटी हुई, लेकिन अगर हम बात करें 2021-22 की, तो 2021-22 में 2021 में बहुत साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी हुई थी और आपको पता है कि कोविड की भी समस्या थी। तो उस दौरान भारत सरकार से भी हमें काफ़ी सहायता मिली और हमें राज्य सरकार से भी सहायता बहुत मिली। इस दौरान अगर हम देखें तो हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 6 करोड़ के आसपास था। 20-21 में जो हमारा एक्सपेंडिचर था। सिमिलरली जब सेकेंड फेज कोविड का आया 21-22 में, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 1 करोड़ 50 लाख का था। ये जो एक्सपेंडिचर है ये एवं वो है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें सपोर्ट किया। तो अगर देखें तो टोटल 7 करोड़ 72 लाख रुपए आम आदमी को रिलीफ में या रिलीफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है। और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से टोटल लगभग 18 करोड़ के आस 18 करोड़ 15 लाख रुपए हमें असिस्टेंस मिला है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी सफिशिएंट फंड है। अगर कोई भी डिजास्टर हमारे पास अगर आता है या हम उसके रिलीफ के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डिजास्टर एक्टिविटी है ये एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं अथवा जो हमारे ट्रेंड सिविल वॉलंटियर्स हैं ये हमारे साथ काम करते हैं। इसमें अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं सब हमारे साथ काम करते हैं। और हमें बहुत खुशी से बताना पड़ता है कि जो हमारी रिलीफ एक्टिविटी है ये 24/7 है, और जितनी भी हमारी लाइन एजेंसीज हैं जैसे फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, वाटर रिसोर्स है, ये सभी हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं। और लास्ट कई सालों से लगभग डिज़ास्टर लेवल या इमीडिएट डिज़ास्टर्स नहीं आया है, और अगर आया भी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे लेवल पे डील किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नागरिक हैं वो जो हमारा डिज़ास्टर रिलीफ जो हेल्पलाइन नंबर है जो हम आपसे इस पत्र के साथ शेयर भी करेंगे, इसको इस्तेमाल करें। और कोई भी उनके घर में समस्या हो, कहीं आग लग जाती है या कहीं कोई जंगली जानवर जैसे सांप या इस तरह की कोई वस्तु निकल जाती है, अथवा कहीं रोड ब्लॉक हो जाता है या उनका घर धंस जाता है लैंडस्लाइड होने की वजह से या बिजली गिरने की वजह से किसी को चोट पहुंचती है, तो ज़रूर हमें इस पे संपर्क करें। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हम उनको सपोर्ट करेंगे। हेल्पलाइन बताएं। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 0381 0381 232 1077 ये टोल फ्री नंबर है। कोई भी अगर 24/7 ये ओपन रहता है हमारे DEOC में 24/7, मतलब 24 घंटे स्टाफ रहते हैं। जो भी कॉल आप लोग करेंगे किसी भी सहायता के लिए तो वो अवेलेबल है, एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। तो और हमारे पास जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम लोग रिप्लेनिश करते रहते हैं।
और हाई क्वालिटी डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें हम लोग बोट्स हैं, हमारे पास कई तरह के कटर्स हैं, कई तरह के मेडिकल रिलीफ इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ट्रेन मैन पावर है, जिसकी हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग भी कराते हैं और उनको हम लोग इक्विप भी करते हैं, वो भी आने वाले किसी भी डिजास्टर को डील करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे एज अ पीपल अप्रोच, जैसे आप लोग हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर घरों की बनावट को लेके या थोड़ा बाढ़ से जो सुरक्षा को लेके सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो घर बनाएं अथवा घर कहाँ पे बनाते हैं, तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें, कि घर की मजबूती का ध्यान रखें, वो एज पर द म्यूनसिपल स्टैंडर्ड अथवा जो भी नेसेसरी स्टैंडर्ड उस जगह पे है उसके हिसाब से हो। अथवा जहाँ पे भी बाढ़ आ सकती है या बाढ़ कॉमन है, वहाँ पे उस तरह से ही घर बनाया जाए, जैसे कुछ ऊंचे लेवल पे घर बनाया जाए, ताकि उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हो। और अगर बाढ़ या इस तरह की कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको तुरंत फॉलो करें। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है कि आप इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में आए, तो उसको कृपया फॉलो करें। और किसी तरह की कोई भी अगर कोई उनके पर में कोई हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, तो हमसे शेयर भी करें। सर ऐसा हो तो ये जो डिजास्टर हो जाए, तो आप लोगों को ऐसा है कि कोई डेंजर पॉइंट आप लोगों को सिलेक्ट है? हाँ, देखिए, हम लोग जो भी पुराने डाटा को लेके हम लोग मैपिंग करते हैं, फ्लड प्लेन्स की मैपिंग करते हैं। फ्लड प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जिसमें पानी कभी ना कभी नदी का पानी पहुंचा हो। तो इस तरह के फ्लड प्लेन्स ऑलरेडी डिफाइंड है डेंजर जोन की तरह, जैसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन, येलो ग्रीन करते हैं। तो जैसे ही ऑरेंज में जाता है तो यू हैव टू इवैक्यूएट, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इनको पता है, तो जैसे ही वहां पे हमें लगता है कि बाढ़ का पानी उस लेवल तक आ रहा है, तो हम लोग मैसेजेस SMS के थ्रू अथवा वहाँ माइकिंग के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि लोग इवैक्यूएट करें। और जैसे आप सभी को पता ही है कि जो भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, इसके जो मैसेजेस हैं वो हमारी सेंट्रल RDRN के थ्रू आपके पास भी आते होंगे कि ये फलाना साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है और इस स्पीड से ये पहुंच रही है, यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, या इतना बारिश यहाँ पे हो रहा है, इतना यहाँ पे हो सकता है। आई बिलीव आप में से कई लोगों को ऐसे SMS जाते होंगे, जो हमारी एजेंसी, जो हमारी स्टेट लेवल एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज हैं, इनके थ्रू पहुंचते हैं। सर रेड जोन सिलेक्टेड एरिया कितना है? रेड जोन एरियाज है, जिसे आप यहाँ कौड़ा रिवर के आसपास देखेंगे, जो फ्लड प्लेन एरिया है, जिसमें अभी भी कई बार हमको लोग देखने को मिलता है कि लोग रहते हैं वहाँ पे, पर किसी वजह से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो हम अलाउ नहीं करते। बट रेड जोन जनरली जो भी सबसे पहले जो पानी बढ़ने की वजह से जो घर इफेक्ट होंगे, दे आर कमिंग इन द रेड जोन, और उनको इंडिकेशन भी हम लोग ऑलरेडी देते रहते हैं, उनको पता भी है कि इनका एरिया रेड जोन में आता है। सर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई डिजास्टर का कोई याद मिला है? हाँ, करंट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में सर 23 में टोटल असिस्टेंट जो लोगों को मिलता है, बेनिफिशियरीज को, वो है 91,32,690। फिर रिलीफ 91,32,690 रुपीज़। और जो रिलीफ कैंप पर्पस के लिए यूज़ हुआ है वो ओनली ₹1200। इस साल इतना कैलामिटीज हुए नहीं है, तो इसीलिए रिलीफ कैंप। अच्छा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, टोटल जो हमने रिलीफ दिया है, टोटल जो एक्सपेंडिचर किया है, वो है लास्ट 5 इयर्स में है, वो है 26 करोड़ 61 लाख, 26 करोड़ 61 लाख लास्ट 6 इयर्स में। हाँ, टोटल जो हमने सपोर्ट दिया है वो 26 करोड़ 61 लाख दिया है, और जिसमें सिर्फ कोविड में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 7 करोड़ 72 लाख हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सर जब बाढ़ आता है, सर जब बाढ़ आता है तब देखा जाता है कितने लोगों को ये मिला?
कॉस्ट पर वीक? सब मिला के टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल लगभग 12 से 15,000 लोगों को 15,000 लोगों को मिला है। 15,000 लोगों को ये बेनिफिट मिला है, जिसमें लगभग 9,000 लोगों को हाउस डैमेजेस के कंपनसेशन मिले हैं। टोटल 15,000 अफेक्टेड फैमिलीज को रिलीफ मिला है, जिसमें से 9,000 तो हाउस डैमेजेस के लिए ही मिले हैं। सर जब बाढ़ आता है तो देखा जाता है कि हर जगह बोट उतारना पड़ता है हाँ, ना। हाँ। ठीक इसी समय बोट खराब हो जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है सर। आप लोग तब देखा जाता है जो लोग गए थे वो लोग को पहले से मालूम नहीं था कि ये बोट खराब है, लेकिन उसी को लेके जाता है। तो इसके लिए प्रशासन से अब तक आपकी तरफ से कोई व्यवस्था हुआ है? जितनी बोर्ड है वो अच्छा है, अभी अभी सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ हुआ? যেমন দরকার এতটুকু থাকে না, কম থাকে। কিন্তু 5টা দরকার, এখন 2টা কি একটা আর একটা নষ্ট হলে বেশিরভাগ কিছু নষ্ট হয়ে যায়, খুব অসুবিধা হয়। যখন নামাতে যায় তখন দেখা যায় যে বোটগুলো নষ্টগুলো অনেক সময় নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর আগে থেকে কি এটা কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যবস্থা করা হয় না? एक्चुअली देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है हमारे, उसमें तो है कि हर साल 2 बार कोई भी इक्विपमेंट जो डिजास्टर का है वो चेक होगा। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो लोग इसको डील करते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उसको यूज करना भी नहीं आता कई बार जब आप फील्ड में जाते हैं। परंतु आपकी बात हमें ठीक लग रही है, हम कोशिश करेंगे कि जो इसका मेंटेनेंस हो वो और रेगुलर इंटरवल पे हो। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से इन्फ्लेटेबल बोट ले गए और वो नहीं चला, तो हम जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल बोट्स भी कभी कभी अवेलेबल होती हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए और रेंटल बेसिस पे हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह की चीजें जो आप कह रहे हैं, हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि ना हो, और जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में हो अथवा उनका रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। हम इस पे जरूर काम करेंगे। सर इसके बाहर एक क्वेश्चन करें सर। सर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सच है पता नहीं है, आप ही बोल सकते हो। एसडीएम को आपने सब कुछ किया है, ये खबर मिला है मेरे को। अगर सच है तो बोले क्यों किया है? शोकस नहीं किया है, बस उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली है तो उसका नामजारी सरकार के फेवर में कर दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार सरकार जमीन एक्वायर कर लेती है परंतु उसका जो हस्तांतरण है सरकार के नाम पे वो नहीं हो पाता है, तो इसका फायदा कुछ लोग उठा के वो जमीन किसी और को बेच देते हैं, तो इससे आम जनता परेशान रहती है। तो मैंने उनको सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो भी जमीन सरकार ने पैसे देके एक्वायर कर ली है उसको आप उसको समयबद्ध तरीके से गवर्नमेंट या जो भी एजेंसी जिन्होंने एक्वायर करी उसके नाम कर दिया जाए। ऐसा शोकोज नहीं है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन उनको हमने पास, ये सभी एसडीएम्स को मैंने पास आउट किया है। तो इसके लिए जो 2-3 दिन पहले मीटिंग हुआ था इधर, आपने ये इस बारे में हुआ था शायद? हाँ हाँ, देखिए जो हम लोग तो आप लोग भी सोचते होंगे, परंतु अगर आपको भी लगता है कि कुछ चीजें हैं जो सरकार ठीक कर सकती है, क्योंकि हम लोग कई बार आम जनता से उस हिसाब से नहीं मिल पाते जिस हिसाब से आप लोग मिलते हैं, ठीक है। और हमारा जो एक माइंडसेट भी होता है वो भी बड़ा एकदम जिसे बोलते हैं कि टेलीस्कोपिक माइंडसेट हो जाता है, कभी कभी सरकार की तरफ वाली चीजें ही दिखती हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानी कभी कभी आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो वो चीजें भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो तो ओपन डोमेन में है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। अगर मैं फोन नहीं भी उठाऊं तो जो भी जहां भी समस्या है आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो पूरी कोशिश करूंगा उसका समाधान करने की। तो व्हाट्सएप नंबर हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर लास्ट बोलो क्या?
94361 20070। ये नंबर तो सर चेंज नहीं होगा ना? नहीं, ये हमेशा डीएम का ही नंबर है, लास्ट 13-14 सालों से है। ठीक है, तो अगर मैं फोन नहीं भी उठाऊं तो आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको और हमारे जो नागरिक हैं उन सभी को जितना भी हम लोग सहूलियत दे सकें तो उतना देंगे, और आप लोग भी हमें बताएंगे कि हमारी कमियां कहाँ हैं, है ना। मतलब इसमें अगर हम लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं कहीं पे तो आप बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करें। সাধারণত বাঁধ দিলে জল আগরতলা জল খাওয়া হয়ে যাবে, আমাদের পুরোপুরি বাঁধ দিয়ে দিলে চারিদিকে জল উঠবে না। সব জল শুরু হয় আগরতলা হাওড়া থেকে জল ঠিক হয়, প্রতাপগড় এলাকা বল্লাঘাট যাওয়াই হোক তো হাওড়া দিকে এটা যদি খুশ হয় বা বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে জল উঠবে না। ऐसा होता है कि पहाड़ में बारिश होता है, ये हावड़ा से लेके आके जो काशीपुर जो ये सब एरिया है वो भर जाता है, लेकिन बारिश आता है पहाड़ से, यहाँ का बारिश निकल जाता है, लेकिन वहाँ का जो बारिश आता है वो नदी से ऐसे पूरा फ्लड हो जाता है। जो काशीपुर श्रीलंका बस्ती जो होता है ना वो सब हावड़ा का नहीं होता है। छोटा हो जाए। और एक चीज़ है सर, ये है कि अगरतला में आज से 10-15 साल पहले भी बहुत सारे पॉन्ड था, प्लस एग्रीकल्चर लैंड था, तो वहाँ पे पानी जम जाता था। अब वो लैंड या जो होता है ना वो पॉन्ड फंस रहा है, वो किसकी है जिसके सर आप कोई अगर मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो पर्सनल यही है कि जो आप त्रिपुरा का जो टेरिटोरियल एरिया देखेंगे ना, तो जैसे ही पहाड़ों से पानी गिरता है तो त्रिपुरा एक प्लेन एरिया आ जाता है, और यहाँ से जो पानी है सीधा बांग्लादेश में एंटर करता है। तो ये जो एरिया है ये इसमें पानी ठहरेगा, थोड़ी देर के लिए जरूर ठहरेगा। उसको रोकने के लिए पुराने जमाने से ही आपको अगरतला में कई तरह के झील, छोटे पुकुर आपको मिलेंगे। इवन मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग पहले क्या होता था, हर घर में एक पुकुर होता था, आगे पुकुर और पीछे थोड़ा सा एरिया आपका खेती के लिए और बीच में घर होता था। आप ट्रेडिशनल कोई भी त्रिपुरा का घर देखेंगे तो यही, हर घर के आगे एक पुकुर होता था। उसका इस्तेमाल इस थोड़ा घर के नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी होता था। परंतु अगर आप लास्ट हमारे पास जो मैप आता है 1996 का, जो हमारा सेटलमेंट मैप है, और जब हम अभी का मैप देखते हैं तो सारे पुकुर लगभग भर दिए गए हैं, या तो लीगली भरे गए हैं या उसको इलीगली भर दिया, लेकिन भर दिया गया है। अब जब हम लोग कभी इसका इन्फोर्समेंट करने जाते हैं तो कई बार आता है कि मेरे पास तो यही जमीन है, अब हम कहाँ जाएं? तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली फील्ड में इम्प्लीमेंट करना जाए तो इसमें काफी मुश्किलें हैं, क्योंकि जमीन की कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गई है। पहले वो आदमी छोड़ देता था पुकुर, लेकिन अब उस पुकुर का रेट करोड़ों में जा चुका है। तो मान लीजिए कि हाथी का कोई पुकुर है, तो मतलब आप सोचते हैं कि उसका क्या करें, कोई इस्तेमाल तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर उसको बेच देता हूं तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पुकुर हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जमीनें हैं जिसका रेट त्रिपुरा में 1 करोड़ रुपया हो गया है। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि शहरों में तो पुकुर खत्म ही हो गए हैं। इवन अगरतला के आसपास भी लीगली तरीके से खूब भराव हो रहा है पुकुर का, खेती की जमीन का। चाहे आप बरजला का एरिया ले लीजिए, डुकली का एरिया ले लीजिए, लेंबूचेरा के आसपास जो भी अगरतला के आसपास के एरिया है, इसमें लोग ज्यादातर आप देखेंगे तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ही भरावट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब बाढ़ आएगी तो जो पानी की निकासी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है, आप लोग अपने आसपास घरों में, इवन कॉलोनीज में आप लोग इसको फील कर रहे होंगे। शायद आप लोगों ने बचपन में कोई पुकुर देखा होगा जो भर गया होगा और वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब तो जैसे ही अर्बनाइजेशन होगा ये सब हमें देखने को मिलेगा। हम लोग कोशिश भी करेंगे, परंतु बहुत दिनों तक इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका कोई समाधान हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टूडा से बात कर रहे हैं कि एक डिटेल अर्बन प्लानिंग लिया जाए, ताकि ड्रेन्स का या इस तरह की सुविधाओं को ठीक किया जाए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे कि कई अब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं बहुत लंबे लंबे,
ठीक है, लेकिन वो अपार्टमेंट्स की जो पानी है वो उसी स्मॉल ड्रेन में जा रही है। वो जो ड्रेन है वो तो इतनी बड़ी बनी नहीं है, वो तो छोटी ही बनी है। वो तो इसलिए बनी है कि उस प्लॉट से एक घर का पानी आएगा, लेकिन उस घर से अब 8-9 घरों का पानी जा रहा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हम लोग फील्ड लेवल पे फेस कर रहे हैं, बट हम इसका समाधान भी कोशिश कर रहे हैं करा जाए। और बताइए सर, आप कहते हैं कि जो लैंड के बारे में बता रहे थे, जिसके नाम जमीन नहीं है उस पर जमीन दे देंगे, अगर कुछ हो तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा। इस केस में স্যার বিষয়টা আমি ক্লিয়ারলি বলছি যে এখন এক্সচেঞ্জ হয়েছে যে 1971 বা এর আগে যে ভারতীয় নাগরিকরা অনেকে জায়গা জমি ছেড়ে বাংলাদেশ চলে গেছে, আবার কেউ এখানে এসছে। যারা ছেড়ে চলে গেছে তাদের জায়গা কেউ না কেউ দখল করে নিয়ে রেখেছে, ইউজ করছে। আমাদের কাছে যে খবরটা যে সরকার ওই জমিগুলিকে সরকারের অধীনে নিয়ে যাবে যে যারা ব্যবহার করছে তাদের কি হবে। हमारे काছে একটা সূত্রের খবর, মানে আপনি বিষয়টা বলতে পারেন। नहीं नहीं, ये देखिए ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब आपने अच्छा टॉपिक रेज किया है। तो 1968 में एक एक्ट आया, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ का एक्ट था। तो उस समय देखा गया कि कुछ लोगों की जमीन जो अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, मतलब आज का जो बांग्लादेश है, उसमें रह गई थी। तो वो लोगों ने यहाँ की जमीन कुछ बटाईदार को दी, ठीक है। और वो बटाईदार वहाँ खेती करते थे, जो भी जमीन का यूज करते थे, जो आप बोल रहे हैं, किसी कहीं कहीं पे फॉर्मल डीड हुई है, कहीं कहीं पे पर्चे पे लिख के दे दिया गया है। फिर वो लोग क्या करते थे, वो पैसा इकट्ठा करते थे और वो ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में भेजते थे। तो सरकार ने एक कदम कराया कि भाई ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि उस समय जो हमारा जो स्टेटस था दूसरी कंट्री के साथ वो ठीक नहीं था। अब जो अभी भी, तो इसको गवर्नमेंट ने कहा कि ये जितनी भी जमीन है इस पे आप वैलिडिटी देखिए कि जो ऑक्युपायर है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। अगर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो चीज आप रेफर कर दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ये पूरा एक्ट है। तो अब हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी करने के बाद ये केस हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कर देंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने बोला एक्सचेंज डीड है, अगर वो एक्सचेंज डीड एज पर द एग्रीमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सचेंज डीड एज पर एग्रीमेंट नहीं है तो जो भी कानून में जो चीज होगी उसको फॉलो किया जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि इन जमीनों को लेके दंगे फसाद भी हुए हैं, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, ठीक है। कई प्रॉपर्टीज तो खास जमीन पे ही उन्होंने उसको खास भी कर दिया गया था सेटलमेंट के टाइम में, लेकिन फिर भी उसको एनिमी प्रॉपर्टी रखा गया। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको धीरे धीरे ही हम लोग टेकअप कर रहे हैं। आपकी जो एप्रीहेंशन है कि उनको वहां से हटा दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी हटाया नहीं जाएगा। ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग मिनिस्ट्री के साथ शेयर करेंगे और जो डिसीजन होगा वो फॉलो होगा, लेकिन किसी को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा जिसमें आप उसको पूछ लेंगे। और बताइए कुछ। थैंक यू सर। अरे एक दिन में सब बता देने से बात नहीं, आप लोगों खत्म हो से- जाएगा। आप लोगों से- पहले कौन सा तो देखा जाता है कि कुछ जगह पर आधार कार्ड जो है ना, वो बांग्लादेश जो एक्टिव से लोग के अंदर आ जाते हैं, वो लोग भी पे जाकर SDM व के भी जाकर उनका आधार कार्ड बनाने के लिए कोशिश करता है। तो उसमें इन्वॉल्व होता है उस जगह के कुछ लोग, ऐसा बहुत जगह देखा गया है। इसके लिए आपके पास कोई रिपोर्ट है क्या, ऐसा कुछ है क्या? देखिए कुछ आधार कार्ड और कुछ PRTC सस्पेक्ट किए गए हैं हमारी तरफ से। तो इन आधार कार्ड और इन PRTC की हमने जांच कर ली है और कुछ जांचों में आया है कि ये जो आधार कार्ड या PRTC होल्डर्स हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। मतलब उनका एड्रेस वगैरह है यहाँ का, लेकिन वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो इस पे हमारे ऑफिस के लेवल पे एक सीनियर ऑफिसर्स की पूरी डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं।
और इसमें जो भी ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल लोग इसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ उक्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज हैं और कई बार इन एरियाज में किसी तरह के ये जो ब्रोकर्स हैं ये काम करते हैं, इनको भी हमने कुछ को पहचाना है और हम पुलिस के साथ मिलकर इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। परंतु जिस तरह से आपने अप्रीहेंशन किया कि कभी कभी आधार कार्ड गलत बनाए जाते हैं, उन नागरिकों के बनाए जाते तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा हम भी एक्सेप्ट करते हैं और इसको और हम लोग इसको और स्क्रूटनी तरीके से देख रहे हैं कि ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो। बस ओके। রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি পানি সিস্টার গুঁড়া মশলা সয়াবিন আটা সুজির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড অয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব।